आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना 2008 की है, जब मोहित 10वीं पास करके 12वीं में पहुंचे थे। उस समय उनके साथ क्या हुआ था और इतने छोटे लड़के ने कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध किया। मोहित शुरू से ही अंतर्मुखी स्वभाव के थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन कहते हैं कि अंतर्मुखी लोग बहुत रचनात्मक होते हैं। शायद मोहित भी वैसे ही थे। पढ़ाई में औसत थे और उनके बस 2-3 ही दोस्त थे। वे लोगों से ज्यादा रिश्ते नहीं बनाते थे, लेकिन जैसे कहते हैं कि स्कूल के सफर में कोई ना कोई ऐसी लड़की होती है जो सभी को पसंद आ जाती है। मोहित को भी एक लड़की बहुत पसंद थी, जिसका नाम था हर्षिता। हर्षिता उनके साथ नर्सरी से पढ़ रही थी और मोहित उसे बहुत पसंद करते थे। मोहित के मन में हमेशा ये बात रहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे हर्षिता को अपने दिल की बात बताएंगे। 10वीं का वह समय था जब उन्होंने सोचा था कि अगर वे 10वीं पास हो गए तो जरूर हर्षिता को अपने दिल की बात बताएंगे। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद मोहित को पता चला कि हर्षिता ने टॉप किया है और उसने भी अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। उनके सर्कल में सभी दोस्तों ने अच्छे मार्क्स से पास किया था। मोहित अंतर्मुखी था, इसलिए उसके केवल 2-3 दोस्त थे। वे हमेशा मोहित को प्रोत्साहित करते थे कि वह हर्षिता को अपनी फीलिंग्स बता दे। कुछ समय बाद 10वीं पास करने की खुशी में उन्होंने एक पार्टी आयोजित की। उन्होंने सोचा कि एक गेट टुगेदर रखा जाए, क्योंकि इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल में जा सकते हैं और अपनी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस चुनेंगे। मोहित, उसके दोस्त, हर्षिता और उसकी दोस्त एक क्लब में पार्टी के लिए जाते हैं। वे इतने छोटे थे कि उन्हें ड्रिंक्स अलाउड नहीं थी, लेकिन मोहित के दोस्तों ने क्लब के मैनेजर से बात करके थोड़ी थोड़ी ड्रिंक्स अरेंज करवा ली। वहां का माहौल बहुत अच्छा हो गया। सब डांस कर रहे थे। लड़कियों ने भी थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, जिससे सबको बहुत नशा हो गया। लेकिन मोहित इस मामले में बहुत सेंसिबल थे। उन्होंने सोचा कि अगर किसी को ज्यादा नशा हो गया तो उन्हें ही संभालना पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सब तो खुद को संभाल लेंगे, पर हर्षिता नहीं संभाल पाएगी। जब पार्टी खत्म होती है और सब जाने की तैयारी में होते हैं तो मोहित देख रहे होते हैं कि सब जाने की हालत में है, लेकिन हर्षिता जाने की हालत में नहीं होती। मोहित हर्षिता के पास जाकर कहते हैं कि अगर हर्षिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वे उसे घर छोड़ देंगे। हर्षिता पहले तो 2-3 बार मना करती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि आगे कुछ हो सकता है। मोहित फिर से कहते हैं और आखिरकार हर्षिता मान जाती है। मोहित और हर्षिता नीचे आते हैं और एक ऑटो लेते हैं। हर्षिता बहुत थकी हुई महसूस कर रही होती है और मोहित के कंधे पर सिर रख लेती है। मोहित को लगता है कि हर्षिता उन्हें पसंद करती है और वे उसके माथे पर किस कर लेते हैं। हर्षिता नशे की हालत में होती है, इसलिए कुछ नहीं कहती। मोहित थोड़ा और झुककर उसके होंठों पर किस कर लेते हैं। हर्षिता उस समय कुछ नहीं कहती, क्योंकि शायद उसे होश नहीं होता। जब हर्षिता घर पहुंच जाती है तो मोहित भी अपने घर लौट जाते हैं। अब मोहित की रात बहुत अच्छी कटी, जैसे हर्षिता ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वो बहुत खुश थे। अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो अपने 2-3 दोस्तों को बताया कि रात को हर्षिता और उनके बीच एक किस हुई थी। हालांकि वह बहुत बड़ी किस नहीं थी, लेकिन मोहित के लिए वह बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जब मोहित अपने दोस्तों से इस बारे में बात कर रहे थे, तभी हर्षिता की क्लास में एंट्री होती है। हर्षिता सीधा मोहित का कॉलर पकड़ती है और उसे सबके सामने छांटा मार देती है। साफ साफ कहती है कि नशे की हालत में तुम जैसे इंसान ने बस फायदा उठाया। कल रात तुमने मुझे किस किया, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। मोहित को लगा था कि सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन माहौल बहुत नेगेटिव हो गया। यह खबर फैलने में देर नहीं लगी। जूनियर और सीनियर क्लासेस में यह बात फैल गई कि किसी लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा। बदतमीजी के लिए यह खबर धीरे धीरे टीचर्स तक पहुंच गई। स्कूल के टीचर्स ने इस मामले को दबा दिया ताकि स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो। मोहित और हर्षिता को बुलाया गया। हर्षिता ने सारी बातें बताई और मोहित को कुछ समय के लिए दूर रहने की सलाह दी गई। मोहित ने हर्षिता से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि लड़कों को छेड़ने के लिए कोई बात मिल जाए तो वे पीछे नहीं हटते। मोहित को रोज ताने मारे जाते थे। रोज उसे ट्रोल किया जाता था कि लड़की ने थप्पड़ मार दिया। मोहित ने इस चीज को बहुत प्रेशर के तौर पर लिया और उसने 11वीं में स्कूल आना बंद कर दिया। उसने पूरी 11वीं घर से ही की और सिर्फ एग्जाम देने आता था। मोहित किसी से बात नहीं करते थे। फिर आई 12th क्लास। 12th क्लास में मोहित ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वे इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और उन्हें ओपन स्कूल से पढ़ाई कराई जाए। उनके पेरेंट्स को यह पता नहीं था कि स्कूल में क्या हुआ था, लेकिन मोहित ने अपनी बहन को सब बता दिया था। वक्त गुजरता गया। मोहित की बहन उनसे बहुत क्लोज थी। वह अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रही थी कि मोहित को ओपन से पढ़ाई करने दो। मोहित ने अपने पेरेंट्स से कहा कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। किसी तरह उन्होंने उस सिचुएशन को संभाल लिया। मोहित और उनके दोस्त ने 11वीं की पढ़ाई स्कूल से नहीं की, सिर्फ एग्जाम्स दिए थे। 12th में उन्होंने ओपन स्कूल से पढ़ाई की।
जब 12th का रिजल्ट आया तो मोहित और उनके दोस्त मिलने का प्लान बनाते हैं। जिस दिन वे मिलते हैं तो मोहित के सामने एक ऐसी चीज आती है जिसे देखकर वे बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। उनके सभी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए थे और मोहित वहां अकेले थे। मोहित को यह बात बहुत चुभती थी कि वो इतना बड़ा हो गया है। जब से हर्षिता ने उसे थप्पड़ मारा था तब से उसने किसी लड़की से बात नहीं की थी और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही। गैदरिंग में जब सब बैठे हुए थे तो वो अकेले था। उसके दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। एक दोस्त ने मजाक में उससे कहा, सुन, लड़की तो तुझसे पटने से रही, तू एक काम कर, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ले। मोहित के दिमाग में ये बात घर कर गई। उसे लगा कि दोस्त ने उसे सच में सजेशन दिया है। उसने इस बात को मजाक के तौर पर नहीं लिया। उसे लगा कि उसके दोस्त ने सही कहा है कि वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ले। मोहित पार्टी में बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि पार्टी खत्म हो और वो घर जाकर कर्ण पिशाचिनी के बारे में रिसर्च करे। घर आकर जब उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में रिसर्च की तो उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, चाहे वो जिस्मानी हो या पैसे से संबंधित, वो आप पर निर्भर करता है। मोहित के दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसे कर्ण पिशाचिनी चाहिए। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तो क्या हुआ, मैं एक ऐसी एंटिटी को अपने पास रखूंगा जो मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगी। रिसर्च करने के बाद मोहित को पता चला कि राजस्थान के पुष्कर के जंगलों में कुछ ऐसे अघोरी रहते हैं जिन्हें कर्ण पिशाचिनी की पूरी जानकारी है। यह जानकर मोहित पागल सा हो गया और उसने ठान लिया कि किसी भी तरह उन पुष्कर के अघोरियों के पास पहुंचना है। मोहित ने एक हफ्ते का टूर प्लान बनाया और अपने परिवार से कहा कि उसे राजस्थान घूमना है। उसने बताया कि वहां एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है, जिससे उसके पेरेंट्स भी सहमत हो गए और उसे पैसे देकर कहा कि आराम से घूम आओ और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। मोहित ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का बहाना बनाकर पैसे लिए और सीधा राजस्थान पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पुष्कर में एक होटल बुक किया और सारा सामान रखकर स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की कि यहाँ पर कुछ विद्वान या अघोरी लोग मिल सकते हैं। कुछ लोग मोहित को जंगल की तरफ का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि रात के समय वहां कुछ आग जलती है जहां अघोरी पूजा करते हैं, लेकिन उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। मोहित भी वहां एक बहाना लेकर गया था कि वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जहां उसे अघोरी साधना और पूजा के बारे में जानना था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था जिसे हम दोनों जानते हैं। बात आगे बढ़ती है और मोहित रात को भटकना शुरू करता है। जंगल में वह 2 दिन तक भटकता रहता है और सोचता है कि मुझे घर वापस भी जाना है। उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। कहते हैं इंसान की किस्मत उसे वहीं ले जाती है जहां वह जाना चाहता है, अगर वह मेहनत करे। जैसे मोहित अघोरी की खोज कर रहा था, तीसरे दिन वह एक अघोरी से मिलता है। वह उसके पास बैठता है और उससे कहता है, मुझे थोड़ी जानकारी दें, मुझे कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानना है। अघोरी आग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तू सिद्ध करेगा अपने आप को, बहुत महान समझता है। मोहित बाबा से बोलता है, मुझे इस साधना का थोड़ा ज्ञान चाहिए। बाबा कहते हैं, चल तुझे एक साधना बताता हूं, पर तुझे यहां 13 दिन रहना पड़ेगा। अगर हमारी तरह रहेगा तो। मोहित मान जाता है। बाबा कहते हैं, तुझे मलमूत्र खाना पड़ेगा, क्या तू खाएगा? मोहित कहता है, हाँ खाऊंगा। फिर बाबा कहते हैं, तुझे अपनी उंगली काट कर देनी पड़ेगी, क्या तू देगा? यह सुनकर मोहित थोड़ा डर जाता है और पूछता है, ऐसे कैसे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है? बाबा उसे अपनी कुटिया के पास ले जाते हैं और कहते हैं, यहां देख, 3 किताबें रखी हैं। इन किताबों में कर्ण पिशाचिनी के बारे में सब कुछ लिखा है, लेकिन यह आम इंसान नहीं कर सकता। मोहित को समझाया जाता है कि वह अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल दे और वापस चला जाए, लेकिन मोहित के पास केवल 2-3 दिन थे। मोहित रोज रात को वहां पहुंचता और अघोरी की सेवा करता। वह उनके लिए बाहर से खाने की चीजें लाता। हालांकि अघोरी उसे नहीं खाते, लेकिन मोहित की बार बार सेवा से अघोरी कहते हैं, हम इसे ज्ञान तो दे सकते हैं। अघोरी मोहित को कर्ण पिशाचिनी के बारे में सब कुछ बताते हैं, कहां से सिद्ध होती है, क्या है, कैसे काम करती है। जिस दिन मोहित को घर वापस जाना था, उसे पता था कि अघोरी 1 घंटे के लिए सोएंगे। उसी समय मोहित पहली किताब, जिसमें कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की विधि थी, चुरा लेता है और सीधा अपने घर छत्तीसगढ़ लौट आता है। छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद मोहित उस किताब को अपने बैग में रखता है और अपने परिवार से कोटा में सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अनुमति लेता है। मोहित के घर वाले 2-3 दिन तक कहते हैं, तू यहीं से तैयारी कर ले, मत जा वहां पर। लेकिन मोहित अपने घर वालों को किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं कि वह कोटा से ही तैयारी करेगा। वह कहते हैं, कोटा में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। मोहित के पापा कहते हैं, ठीक है, हम कोटा में किसी हॉस्टल में तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। मोहित जवाब देता है, मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा, मुझे इंडिविजुअल फ्लैट चाहिए, मेरी किसी से बनती नहीं है।
मोहित ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वह पहले ही उस किताब के कुछ पन्ने पढ़ चुका था जहां लिखा था कि साधना नंगे होकर करनी पड़ेगी। मोहित पूरी तरह से तैयार था। वह कहता है, मुझे एक इंडिविजुअल फ्लैट चाहिए जहां मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। मोहित के पापा समझ गए कि मोहित सरकारी नौकरी को लेकर बहुत सीरियस है, इसीलिए वे उसे पैसे देते हैं और कहते हैं, ठीक है, फ्लैट ढूंढ लो और हमें बता देना, हम भी एक बार विजिट कर लेंगे। मोहित के दिमाग में बस यह था कि उसे पैसे मिले, वह यहां से निकले और अपनी साधना पूरी करे। ऐसा ही होता है। कुछ रकम उठाकर वह ट्रैवल करते हुए सीधा कोटा पहुंचता है। कोटा में वह एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करता है और एक 2 BHK फ्लैट अच्छे रेट पर लेता है। वहां रहकर वह अपनी साधना पूरी करता है। घर वालों को दिखाने के लिए वह एक कोचिंग भी ज्वाइन कर लेता है। कोचिंग में जाने के बाद मोहित लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे हर जगह दिखते हैं, लेकिन उनका ध्यान जाता है कि वहां कोई भी लड़की नहीं है। कोचिंग से घर लौटने के बाद अपने फ्लैट में जहां वे अकेले रह रहे थे उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें कर्ण पिशाचिनी के बारे में लिखा हुआ था। फाइनली एक दिन मोहित प्लान करते हैं कि अब उन्हें इस साधना को शुरू करना है। उन्होंने अपने फ्लैट में पूरे यज्ञ की व्यवस्था की, सारा सामान लाकर रखा, सारी सामग्री जमा की और देखा कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध करना है। उस पहली किताब को पढ़ने के बाद मोहित को पता चलता है कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के 2 तरीके हैं, एक लंबा और एक छोटा। मोहित ने एक किताब पढ़ी जिसमें कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के बारे में लिखा था। इस सिद्धि को 13 दिनों में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी। किताब पढ़ने के बाद मोहित को पता चला कि उसे 3 पड़ाव पार करने होंगे। तीनों पड़ाव पार करने के बाद ही वह कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर पाएगा। मोहित इस साधना में इतना डूब गया कि उसने यह सोचा ही नहीं कि अगर साधना करते समय कोई गलती हो गई तो क्या हो सकता है। मोहित ने साधना शुरू की। पहले, दूसरे और तीसरे दिन वह बिना कपड़ों के नंगे बैठकर साधना करने लगा। उसने यज्ञ किया और सामग्री डालते हुए मंत्र पढ़ने लगा। पहले 10 दिनों में उसके घर में अजीब सी प्रेजेंसी आने लगी, जैसे किसी लड़की के खुले बालों की खुशबू। फिर आया दूसरा पड़ाव, 11वां और 12वां दिन। 11वें दिन मोहित को अपनी उंगली से खून टपकाना था जब वह मंत्र पढ़ रहा था। खून टपकते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी चेस्ट, गालों या बालों को छू रहा हो। घर में अजीब सी प्रेजेंसी महसूस हो रही थी, जैसे किसी सुंदर लड़की की उपस्थिति हो। इससे मोहित को यकीन हो गया कि वह सही दिशा में जा रहा है और उसे यह सिद्धि हासिल करनी है। मोहित ने 2 पड़ाव पार कर लिए थे, अब तीसरा और अंतिम पड़ाव बाकी था। तीसरे पड़ाव में लिखा था कि जब आप मंत्र पढ़ोगे तो यज्ञ में जो भी चीज गिरेगी उसे बिना सोचे समझे खाना होगा। 13वें दिन मोहित पूरी तरह तैयार बैठे थे। सबसे पहले यज्ञ में एक मूली गिरी। मोहित ने तुरंत उसे उठाया और खा लिया। थोड़ी देर बाद एक कबूतर आकर गिरा। यह नहीं पता था कि ये चीजें कहां से आ रही थीं, लेकिन मोहित ने कबूतर को भी खा लिया। फिर एक मुर्गा आकर गिरा, उन्होंने उसे भी काट कर खा लिया। इस तरह 13 दिन की साधना पूरी हो गई। मोहित ने हवन कुंड को साइड किया और आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए, यह सोचकर कि अब कर्ण पिशाचिनी आ जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीत गए। 7वें दिन मोहित को अजीब सी क्रेविंग होने लगी। उसे बहुत ज्यादा नॉन वेज खाने की इच्छा हो रही थी। उसके दिमाग में बस यही ख्याल था कि मुझे नॉन वेज खाना है। मोहित फटाफट एक स्टोर पर जाते हैं और वहां से मटन और चिकन खरीदते हैं। घर आकर वह कच्चा मटन और चिकन खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही वह रात को मटन और चिकन खाते, दिन में उन्हें उल्टियां हो जाती, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी खाया था वह सब बाहर आ जाता था। लेकिन तांत्रिक ने कहा था कि एक चीज अभी भी बाकी है, उन्हें अपनी उंगली का दान देना था। मोहित फिर से यज्ञ सजाते हैं, सारी सामग्री रखते हैं और आखिरी अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। यज्ञ के दौरान वह अपनी पैर की सबसे छोटी उंगली काट कर फेंक देते हैं। इसके बाद वह सुकून से सोने चले जाते हैं। दर्द के लिए उन्होंने पहले से इंतजाम कर रखा था, दवाइयां लगाकर पैर सुन्न कर दिया था। वह अपने कमरे में जाते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। जब वह सो रहे थे, अचानक उनके सामने एक महिला दिखाई देती है जो उनकी ड्रीम गर्ल जैसी लगती है। वह चलकर उनके पास आती है और उनके पास बैठ जाती है। मोहित के सामने वह महिला बोलती है, तूने मुझे सिद्ध कर लिया है, तू सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ तेरी हूं। इस बात का ध्यान रख कि तुझे कोई और नहीं छू सकता और तू किसी और का नहीं हो सकता। यह कहने के बाद उनके बीच शारीरिक संबंध शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। मोहित बहुत खुश थे। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध उफान पर होते हैं। हर रोज यह सिलसिला चलता रहता है और जब भी मोहित पैसे की मांग करते, उनकी जेब में पैसे आ जाते। कर्ण पिशाचिनी उन्हें भर भर के पैसे दे रही थी।
2-2.5 हफ्ते इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मोहित आराम से अंदर लेटे हुए थे, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि उनकी बड़ी बहन आई है। वह अपार्टमेंट में आकर देखती है और कहती है, भाई क्या चल रहा है? पिछले 3-4 हफ्तों से ना तो कोचिंग में गया है, ना किसी से बात कर रहा है, क्या समस्या है? मोहित के दिमाग में कुछ नहीं आता और वह सीधा बोल देते हैं, बहन, वो लड़की जिसने मुझे स्कूल में थप्पड़ मारा था, वह हमारे कोचिंग में एडमिशन लेकर बैठी है और उसने सबको थप्पड़ के बारे में बता दिया, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा। उनकी बहन इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है और कहती है, पहले भी तू बहुत परेशान हुआ था। मोहित ने ऐसा जाल बुना था कि उसकी बड़ी बहन को यकीन हो जाए। उसकी बहन ने उससे कहा, पापा ने कोचिंग सेंटर में फोन किया था फीस ट्रांसफर करने के लिए, तो उन्हें पता चला कि तुम 2-3 हफ्ते से नहीं गए हो। मैं पापा से कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जब बड़ी बहन पापा से बात करती है तो कहती है, पापा, मोहित की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने देखा है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए कोचिंग नहीं जा पाया। पापा को भी लगता है कि लड़के की तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए आराम कर रहा होगा। फिर बड़ी बहन मोहित से कहती है, सुनो, मुझे राजस्थान घुमा दो, यहाँ कोटा या राजस्थान में क्या क्या है। मोहित अपनी बहन को पूरे दिन राजस्थान में घुमाता है। रात को जब वे वापस अपने रूम में आते हैं तो बहन कहती है, आज रात मैं यहीं रुक रही हूँ, कल जिनसे मेरी शादी पक्की हो रखी है उनसे मिलना है। इस तरह मोहित की समझदारी और बहन के सहयोग से सब कुछ ठीक हो जाता है। मोहित को पता था कि उनकी बहन का रिलेशन चल रहा है और उनके जीजू भी राजस्थान में ही रहते हैं। जब बहन ने कहा कि वह उनसे मिलने जा रही है तो मोहित ने कहा, हाँ बहन, कोई दिक्कत नहीं है, तू रह ले रात को। उसकी बहन हंसते हुए बोली, चल पागल। और वे दोनों बहुत क्लोज थे। रात को उसकी बहन ने कहा, इधर आजा, मैं तेरी ऑयल मसाज कर दूं, और उसने मोहित के सिर पर ऑयल मसाज कर दी। इसके बाद वे बातें करते करते सो गए। सुबह मोहित की बहन उठकर बोली, चल मैं जा रही हूं, तू अपना ध्यान रखना। मोहित नींद में ही बोला, हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं, आप जाओ। बहन गेट बंद करके चली गई। 2 घंटे बाद जब मोहित उठा और शीशे में देखा तो उसे पता चला कि उसके सारे बाल गायब हो चुके थे। वह गंजा हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। तभी उसे याद आया कि कर्ण पिशाचिनी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बहन ने उसे हाथ लगाया। वह फटाफट फोन मिलाता है और घर पर पूछता है, सब ठीक है, बहन कैसी है? तब उसे याद आता है कि बहन तो जीजू से मिलने गई है। फिर वो घर से जीजू को फोन करते हैं। जीजू रो रहे होते हैं। हॉस्पिटल में खड़े खड़े पता नहीं तेरी बहन ने क्या कर लिया, तेरी बहन ने खुद को जला लिया। ये सुनकर उन्हें बहुत डर लगता है। मोहित को क्या करना चाहिए उसे पता चलता है। जीजू बताते हैं, फोन पर तो ये आई थी और हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे। इसने कहा कि मैं पानी पीने जा रही हूं, और फिर किचन में गई और गैस ऑन कर दी और अपने हाथों को गैस पर रख लिया। उसके हाथ जल गए। मेरे को जलने की बदबू आई, मैं भाग कर गया, जीजू कहते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से उसे बिस्तर तक ले जाया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मोहित की यहाँ हालत खराब होगी ये सोचकर कि कर्ण पिशाचिनी ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया है। उसे आगे क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है जो उन्हें इतना ज्यादा नुकसान दे सकता है? इसे सोचकर उसे डर लगता है। इसके बाद उसे यह समझ में आता है कि कर्ण पिशाचिनी को इतना बर्दाश्त नहीं हुआ है कि उसकी बहन ने भी उसे हाथ लगाया। मोहित अपनी बहन के पास जाता है। उसे देखकर रोना आता है, लेकिन वे दोनों बहुत ही अच्छे रहते हैं। एक रात वे वापस घर आते हैं तो उन्हें अपार्टमेंट में कर्ण पिशाचिनी सामने बैठी होती है और उनको देखकर बोलती है, तुझे कोई नहीं छुएगा, तू बस मेरा है। और फिर उसके ऊपर टूट पड़ती है। मोहित के ऊपर एक कर्ण पिशाचिनी थी। वह उसे रात भर खरोंचती और काटती रही। सुबह तक आयुष लहूलुहान हालत में अपने कमरे में पड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। 4-5 घंटे बीत गए और मोहित को लगा कि वह खड़ा भी नहीं हो पाएगा। उसने घर पर फोन करके कहा कि कोचिंग सेंटर में कुछ लड़कों से उसकी लड़ाई हो गई थी और उन्होंने उसे मार पीट कर घायल कर दिया। मोहित ने अपने पापा से कहा कि वे आकर उसका इलाज करवाएं। मोहित के पेरेंट्स राजस्थान के कोटा शहर में आकर उसका इलाज करवाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो मोहित वही झूठ बोलता है कि कोचिंग सेंटर में लड़ाई हुई थी। वह सच नहीं बताता, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कर्ण पिशाचिनी का असर उसकी बहन पर भी हुआ था। कुछ समय बाद इलाज के बाद मोहित ठीक हो जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ पहले छत्तीसगढ़ जाता है, फिर वापस कोटा लौटता है। कुछ हफ्तों बाद वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है, यह कहकर कि उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। वहां उसकी बहन का हाथ पूरी तरह से जल चुका था और इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था। मोहित ने एक योजना बनाई कि अब उसे और कुछ नहीं कर सकता। उसे पुष्कर में रहने वाले तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा।
मोहित तांत्रिक के पास पहुंचता है और तांत्रिक उससे कुछ कहने से पहले ही बोल देता है कि मुझे पता था तू आएगा और तेरी गलती तुझ पर भारी पड़ेगी। तांत्रिक ने मोहित से कहा, क्या सोचा था तू? एक किताब चुरा कर ले जाएगा तो कर्ण पिशाचिनी को संभाल लेगा? बता, कैसी है तेरी बहन? उसके हाथ जल गए हैं, है ना? और तेरा क्या हाल है? बहुत मजा आ रहा है ना उसके साथ करके? सारी इच्छाएं पूरी हो गई होंगी तेरी। मोहित तांत्रिक के पैरों में गिर गया और हाथ जोड़कर बोला, बचा लो मेरे परिवार को, मेरी बहन को, और मुझे बचा लो। मैंने आपकी कुछ तो सेवा की थी। अगर मेरी सेवा में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे बचा लो। तांत्रिक बोले, रुक जा, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन साधना चलेगी। कर्ण पिशाचिनी तुझे हर तरीके से लेने की कोशिश करेगी, लेकिन तुझे वही करना है जो हम बोलेंगे। याद रखना, जो पूजा आज रात होगी उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन परसों रात की पूजा में कर्ण पिशाचिनी तुझे लेने आएगी। तुझे उस घेरे से बाहर नहीं निकलना। तांत्रिक मोहित को अपने पास रखते हैं और कहते हैं, आज रात साधना होगी, तुझे बैठना है। पूरी रात साधना चलती है, जहां मोहित को एक घेरे में रखा जाता है। अगले दिन भी वही साधना होती है और मोहित फिर से घेरे में रहता है। तीसरे दिन तांत्रिक कहते हैं, कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर नहीं आना। आज कर्ण पिशाचिनी तुझे लेने आएगी और हमारा उससे मुकाबला होगा। रात के 2 से 3 बजे के बीच तांत्रिक अपनी साधना शुरू करते हैं और मोहित को सर्किल के बीच में बैठाया जाता है। हवन कुंड के आसपास इतनी तेज हवाएं चलने लगती हैं कि मोहित को सर्किल से बाहर निकालने की कोशिश होती है। तांत्रिक अपने मंत्रों में लगे रहते हैं और सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश हो रही होती है। शिष्य भी खड़े होकर देख रहे होते हैं कि मोहित सर्किल से बाहर न निकले, मगर मोहित पर हवाओं का ऐसा जोर था जो सिर्फ उसे महसूस हो रहा था और किसी को नहीं। धीरे धीरे मोहित सर्किल से खिसकने लगता है। जब तांत्रिक की आंख खुलती है, वह कहते हैं, एक और बड़ा घेरा बना दो, अब ये घेरे के बाहर नहीं आना चाहिए। तांत्रिक देख पा रहे थे कि कर्ण पिशाचिनी, जो दिख नहीं रही थी, मोहित को घेरे से खींच रही थी। सबको लग रहा था कि यह हवा का झोंका है। एक बड़ा सर्किल बनाया जाता है। कर्ण पिशाचिनी बाहर खड़ी थी और तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। शिष्यों पर भी हमला नहीं कर पा रही थी। मोहित ने अपनी पूरी बॉडी पर मलमूत्र लगाया था और उस साधना के दौरान उसे खाया भी था। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की साधना के दौरान इतना कुछ किया था कि वह उनसे अटैच हो गई थी, उनकी बॉडी तक अटैच हो गई थी। कल्पना कीजिए, उस साधना में मोहित ने मलमूत्र अपने शरीर पर लगाया और उसे खाया भी। साधना के दौरान कर्ण पिशाचिनी का दिया कबूतर, मूली, मुर्गा सब कुछ खाया था। तांत्रिक देख रहे थे कि कर्ण पिशाचिनी मोहित को घेरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी और पूरे 4 घंटे तक साधना चलती रही। मोहित को बार बार घसीटने की कोशिश हो रही थी। 4 घंटे बाद जब मोहित ने आंखें खोली तो उसने देखा कि 6-7 औरतें जो कर्ण पिशाचिनी थीं, उसे खींच रही थीं और चिल्ला रही थीं, चल मेरे साथ, तू मेरा है, मैं तेरी हूं, हमने वादा किया था, तू मुझे कैसे छोड़ सकता है। आधे घंटे तक वे कर्ण के साथ चिल्लाती रहीं। फिर उन औरतों ने कर्ण पिशाचिनी के सारे बाल उतार दिए। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी खुद ही चली गई और वे औरतें तांत्रिक की तरफ देखकर सर झुकाकर चली गईं। इस प्रकार सारी चीजें खत्म हुईं और जब सर्किल हटाया गया तो मोहित तांत्रिक के पैरों में पड़े हुए थे। उन्होंने पूछा कि कर्ण पिशाचिनी से पीछा कैसे छूटा। उन्होंने बताया कि जो मलमूत्र तुमने खाया था, जो जानवरों को तुमने खाया था, वह सब कर्ण पिशाचिनी की साधना के दौरान किया था, जिससे वह तुमसे जुड़ गई थी। इसकी सारी शक्ति इसके बालों में थी। जब इसके बाल काट दिए गए तो इसकी याददाश्त चली गई और यह भूल गई कि इसका तुमसे क्या संबंध था और इसे मुक्त कर दिया गया। हालांकि यह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई। यह हर रात यहां आती है और अब यह मेरे नियंत्रण में है। मोहित ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जिससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तांत्रिक ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि जब तक तुम जीवित रहोगे यह तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी, और जब तुम मरोगे अगले 100 से 150 साल ये तुमसे सब कुछ करवाएगी जो यह करवाना चाहेगी और तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी। तांत्रिक ने बताया कि जो किताब तुमने उठाई थी वह ऐसी थी कि तुम इस सबको बुला सकते थे, लेकिन तुम दोनों के बीच में इतना बड़ा कनेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसे डिटेक्ट कर लिया। तांत्रिक ने कहा कि आगे से तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। मोहित तांत्रिक के पैर पकड़कर बोले, आपने मेरे लिए जो किया उसका धन्यवाद। मैं जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा और जब भी आप याद करोगे मैं आपकी हर परेशानी में खड़ा रहूंगा। अघोरी ने कहा, हम इस दुनिया को पहले ही त्याग चुके हैं, हमारा इस दुनिया से कोई मोह नहीं है। अब तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के बारे में सोचना छोड़ दो। इंसान जब भी किसी चीज को शॉर्टकट तरीके से पाना चाहता है उसका कुछ नहीं होता। अपने हाथ पैर कटवा कर वे घर बैठ जाते हैं और मोहित का भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसका भुगतान उसकी बहन को भी करना पड़ा था।
मोहित अपनी जिंदगी में वापस लौट आते हैं और किसी तरह जिंदगी